स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल एंड प्लांट सेल हो गया, ठीक है। तो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं इसका डिटेल। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ेंगे, डिटेल स्टडी करेंगे, जो कि हमने बनाया था कि फॉर द डिटेल स्टडी ऑफ द सेल, है ना, कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 पार्ट। तो वो जो 3 पार्ट्स है सेल लेयर, जिसमें सबसे पहला होता है क्या, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, कल सारी चीजें आपने नोट कर लिया वीडियो देख करके, या कैसे भी आपने उसको कंप्लीट किया। अब आगे पढ़ते हैं, थोड़ी गंदगी है। ओके, तो अब हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक आज का होगा, है ना, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन, तो आज का टॉपिक बनाएंगे सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन ध्यान देंगे तो सेल मेम्ब्रेन है क्या, उसको समझना है। आपने फिगर बना लिया है, तो इसीलिए पहले फिगर बनाया ताकि समझा जाए कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो कहाँ पे प्रेजेंट रहता है, एक्चुअली में क्या होता है। तो थोड़ा सा फिर से यहाँ पे रिकैप कर लेते हैं, इधर रिकैप कर लेते हैं। आपने देखा है कि एनिमल सेल के केस में अगर देखते हैं, तो जो सबसे आउटर मोस्ट होता है वो आपका होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सबसे आउटर मोस्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन ही होता है। इसके बाद इन केस ऑफ द एनिमल सेल, अगर हम इन केस ऑफ प्लांट सेल अगर देख रहे हैं, तो प्लांट सेल में क्या है, प्लांट सेल में क्या है, तो सेल मेम्ब्रेन कहाँ प्रेजेंट है, तो सेल वॉल के अंदर, है ना। ये है सेल वॉल और ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल वॉल के अंदर रहता है। ये क्लियर है, यहाँ पे दिख रहा है कि लोकेशन कहाँ है। अब बताना है कि ये सेल मेम्ब्रेन है क्या। तो सेल मेम्ब्रेन ध्यान दोगे तो सेल मेम्ब्रेन कैसा होता है, सॉफ्ट होता है, डेलिकेट होता है, लिविंग होता है। ठीक है, और जनरली क्या होता है, सेमी परमिएबल नेचर का होता है। और ये क्या करता है, तो ये कवर करता है किसको, प्रोटोप्लाज्म को या साइटोप्लाज्म को। तो साइटोप्लाज्म को कवर किया हुआ जो थीन मेम्ब्रेन है, फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन है, उस मेम्ब्रेन को कहते क्या है, उस मेम्ब्रेन को कहते हैं सेल मेम्ब्रेन, या उसको कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, अब ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है पहले उसको डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है, तो लिख लोगे यहाँ पे डेफिनेशन, इसका डेफिनेशन लिखोगे, देखो, इट इज द it is the soft it is the soft delicate it is the soft delicate living it is the soft delicate living 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 comma semi permeable covering semi permeable covering around the protoplasm, around the cytoplasm, around the cytoplasm, around the cytoplasm। ठीक है, तो ये हो गया कि हमने सिर्फ और सिर्फ सेल मेम्ब्रेन को बताया कि सेल मेम्ब्रेन सॉफ्ट होता है, डेलिकेट होता है, लिविंग होता है, सेमी परमिएबल होता है।
और कवरिंग है किसके चारों तरफ, तो साइटोप्लाज्म के चारों तरफ का जो कवरिंग है उसी को कहते हैं आप सेल मेम्ब्रेन। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, आई बात समझ में, क्लियर है। अब लोकेशन के अनुसार से देखोगे तो समझना, इन प्लांट सेल, है ना, इन प्लांट सेल, इन प्लांट सेल, सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन located below, है ना, in plant cell, cell membrane located below cell wall, located below cell wall, and in animal cell, and in animal cell it is present as outermost layer। तो बात हो गई कि प्लांट सेल में तो ये सेल वॉल के नीचे रहता है, और एनिमल सेल में कहाँ रहता है, तो सबसे आउटरमोस्ट रूप में रहता है। एनी प्रॉब्लम, दिख रहा है ना बोर्ड। चलिए, अब बात आती है ये जो सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये जो सेल मेम्ब्रेन है वो, इसका थिकनेस क्या हो सकता है, ठीक है, इसका थिकनेस क्या हो सकता है, ये किन चीजों से मिलकर के बना होता है, ठीक है, वर्क क्या करता है ये सेल मेम्ब्रेन को, क्या किसी साइंटिस्ट ने अच्छी तरह से रिकॉग्नाइज किया या उसका डायग्राम बनाया, तो कौन सा मॉडल जो है सेल मेम्ब्रेन का दिया गया, वो सारी बातें यहाँ पे करते हैं। ठीक है, तो ध्यान देंगे समझते हैं। तो generally cell membrane, generally cell membrane is about 6 to 7 6 to 7 6 to 7, ठीक है, 6 to 7 क्या होता है, कितना थिक रहता है, 6 to 7 नैनोमीटर, 6 to 7 नैनोमीटर, और 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 फोन कौन करता है, समझ में आता आवाज आई? अभी भी नहीं? आवाज आ रही है? जनाब का आवाज कम आ रहा है। चलिए ठीक है, मेरी आवाज अगर ठीक ठाक आ रही है तो अच्छी बात है। तो
अब यहाँ पे कहते हैं कि सेल मेम्ब्रेन नैनोमीटर में देखो इतना है, और एंगस्ट्रॉम में देखोगे तो ये 50 से लेकर, ठीक है, 50 से लेकर के 110 ही रखते हैं। ऐसे लिखा जाता है 111 एंगस्ट्रॉम, 111 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम ए पर इस तरह का डॉट देते हैं, ये भी एक मेजरमेंट होता है, छोटी चीजों को मेजर करने का ये भी एक मेजरमेंट है, एंगस्ट्रॉम। तो ऐसा ये आपको इसलिए बताया गया क्योंकि जो सेल मेम्ब्रेन है या कोई भी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन है, तो वो जो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन होगा वो सेल मेम्ब्रेन के जैसा ही होता है, चाहे वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो या माइटोकॉन्ड्रिया का मेम्ब्रेन हो या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेम्ब्रेन हो, कोई भी मेम्ब्रेन हो, वो जो मेम्ब्रेन है वो सेल मेम्ब्रेन के जैसा ही बनावट रहता है, वो सेल मेम्ब्रेन के जैसा ही नेचर रहता है, केमिकल कंपोजिशन भी बिल्कुल वैसा ही रहता है, ठीक है, सारा का सारा चीज वैसे ही रहता है उसके पास। तो इस कारण से कहा जाता है कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो बिल्कुल ही एक तरह से डेफिनेट थिकनेस का नहीं होता। थिकनेस ऑफ द सेल मेम्ब्रेन क्या होगा, वेरी करेगा, सेल टू सेल वेरी करेगा, और कंपोनेंट ऑफ द सेल के बेसिस पर भी वेरी करेगा, ठीक है। तो इस कारण से एक रेफरेंस में आ गया, ओके। तो ये मिल गया, थिकनेस मिल गया आपको। अब आगे समझते हैं। चलिए ध्यान देंगे। तो अब हम बातें करते हैं सेल मेम्ब्रेन के बारे में। तो इसका जो है कंपोजिशन की बात करते हैं, इसके कंपोजिशन की बात करते हैं, ठीक है। तो कंपोजिशन, कंपोजिशन ऑफ, है ना, पीएम का हो या सीएम का हो, सेल मेम्ब्रेन का हो गए तो सीएम हो जाएगा, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का हो गए तो सीएम हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान देते हैं, कंपोजिशन ऑफ, केमिकल कंपोजिशन की बात हो रही है, कंपोजिशन की बात हो रही है, तो किसका बना रहता है। तो यहाँ पे ध्यान देना है, सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ, है ना, किसका बना हुआ है, सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ बाई लेयर, यानी दो लेयर, बाई लेयर ऑफ, बाई लेयर ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन एंड बाई लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड्स, फॉस्फोलिपिड्स, ठीक है, फॉस्फेट और लिपिड्स का मिक्सिंग रहता है। तो बाई लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड्स है और बाई लेयर ऑफ प्रोटीन है। तो एक्चुअली में ये दो लेयर हो गए, प्रोटीन का भी दो लेयर है और लिपिड का भी दो लेयर प्रेजेंट होता है, ठीक है। समझना ये है, प्रोटीन किस रूप में प्रेजेंट रहता है। तो प्रोटीन, प्रोटीन फाउंड एज, फाउंड एज एक्सट्रिंसिक, यानी एक्सटर्नल, इंट्रिंसिक और एक्सटर्नल प्रोटीन, फाउंड एज एक्सटर्नल प्रोटीन, फाउंड एज एक्सट्रिंसिक और एक्सटर्नल, एक्सटर्नल एंड एंड लिपिड, lipids found, found below, below the protein layer, below the protein layer। अब इसका एक थोड़ा सा दिखाते हैं, बिलो द प्रोटीन लेयर, ठीक है। अब ये ध्यान देना है, आगे थोड़ा मॉडल बताएंगे तो उसमें और क्लियर हो जाएगा, फिगर भी क्लियर हो जाएगा। थोड़ी सी बात इसको समझ लो, क्या है जो, यानी एक्चुअली में हम लोग जो सेल मेम्ब्रेन, हम लोग ऐसा ही देख रहे हैं कि हमें लग रहा है कि एक सिंगल सा लेयर है सेल मेम्ब्रेन का, लेकिन जब इसको आप बड़ा करोगे तो बड़ा करने पर दिस इज नॉट अ सिंगल लेयर, दिस कंटेनिंग द फोर लेयर, इस तरह से, समझ रहे हो। हमें यहाँ पे दिख रहा है सिंगल लेयर के जैसा, लेकिन एक्चुअली इसको मैग्नीफाई करते हैं, जब देखते हैं तो पता चलता है कि नहीं, इसमें तो केमिकली फोर लेयर कंटेन कर रहे हैं। तो फोर लेयर में क्या होता है ना,
PLLP का लेयर है, ये भी लिपिड है, ये भी लिपिड है और ये प्रोटीन है। तो जैसा कि आपने लिखा, तो ये बाहर का प्रोटीन हो गया, ये भी बाहर का प्रोटीन हो गया, तो एक्सट्रिंसिक या एक्सटर्नल प्रोटीन हो गया। और जो लिपिड्स है वो लिपिड क्या है, प्रोटीन लेयर के बीच में प्रेजेंट रहता है। तो PLLP कंडीशन में यहाँ पे प्रेजेंट हो गया है कि नहीं? क्लियर? तो ऐसा कुछ करके यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन हमें दिखता है। अब बात करनी है कि जो प्रोटीन है वो कितना परसेंट, क्या सिर्फ प्रोटीन ही प्रेजेंट है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें क्या है, स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट भी प्रेजेंट होता है। तो आगे हम समझते हैं इसको, बेटा दो। आपकी आवाज कम आ रही है ना, थोड़ा आवाज सुनाई दे रही ना? आवाज आ रही है? ठीक। तो अब देखते हैं जरा, अब क्या है, तो कहना यहाँ पे ये है कि फॉस्फो फॉस्फोलिपिड लेयर, फॉस्फोलिपिड लेयर में क्या है, फॉस्फोलिपिड लेयर having phospholipid layer having polar हाइड्रोफिलिक, बताते हैं ध्यान देना, पोलर हाइड्रोफिलिक हेड एंड नॉन पोलर हाइड्रोफोबिक टेल। ठीक है, इस तरह से इसमें भी कंडीशन है कि फॉस्फोलिपिड लेयर का जो पोलर हेड जो होता है और नॉन पोलर टेल होता है, इसका जो डायरेक्शन है वो क्या है। तो डायरेक्शन को अगर थोड़ा सा ध्यान दोगे, तो इसको अगर हम बड़ा करें ऊपर, तो यहाँ पे जो लिपिड है वो लिपिड एक्चुअली में ऐसे रहता है, लिपिड मॉलिक्यूल इस तरह से लिपिड मॉलिक्यूल। तो ये लिपिड मॉलिक्यूल का क्या हुआ, ये वाला पोर्शन जो हाइड्रोफिलिक कहने का मतलब है कि वाटर सॉल्युबल है, वाटर से वाटर को पास कर सकता है। ठीक है, और दूसरा जो लेयर है, इसका नीचे का जो लेयर है, ये भी ऊपर की ओर ऐसे रहेगा। तो जो टेल है वो टुवार्ड द सेंटर रहता है, जो टेल है वो टुवार्ड द सेंटर रहेगा, है ना, टुवार्ड द सेंटर रहेगा। और जो हेड है वो टुवार्ड द पेरीफेरी रहेगा, प्रोटीन के साइड में रहेगा। तो ये कहलाता है पोलर हेड, और ये क्या हो गया, नॉन पोलर टेल, नॉन पोलर टेल हो गया। है क्या भाई? तो ये बोथ लेयर क्या है, फॉस्फोलिपिड है, फॉस्फोलिपिड है। एनी प्रॉब्लम समझने में? ठीक है, अब समझते हैं थोड़ा आगे, कितना परसेंट क्या है जो देखना है जरा। तो सेल मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन कंटेन्स सेल मेम्ब्रेन कंटेन्स 52% प्रोटीन अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी। और ये जो 52% प्रोटीन की बात की जा रही है, ये स्टडी हुआ था किस सेल्स में, आरबीसी के सेल में स्टडी हुआ था, ह्यूमन आरबीसी का स्टडी हुआ था। तो ह्यूमन आरबीसी के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर रेफरेंस दिया गया है कि 52% प्रोटीन है। ठीक है, 52% प्रोटीन है, 40% जो है वो लिपिड्स है, 40% लिपिड्स है, एंड 2 to 8%, यानी यहाँ पे कह सकते हैं, यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं, 5 to 8% कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट्स है। ठीक है, इवन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट रहता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ कोलेस्ट्रॉल भी प्रेजेंट रहता है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गई बात।
हो गया ना? आवाज आ रही है? ठीक है। नोट कर लिया? ओके, चलिए। तो ये केमिकल कंपोजिशन हो गया। अब ध्यान देना है, समझना है। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज देखते हैं, ध्यान देना, जरा समझना। कह सकते हैं मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन, मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन कौन सा मॉडल है? तो यहाँ पे नाम लिख देते हैं हम, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। यहाँ पे मैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को यहाँ पे डिस्क्राइब करूंगा थोड़ा समझने के लिए कि आपने जो अभी एक लाइन बनाया सेल का, इस तरह से कवरिंग किया, तो कैसे एक्चुअली में होता है। तो यहाँ लिंक कर दे रहा हूँ, मैं लिंक कर रहा हूँ, ठीक ना। ये आप नॉर्मली सेल बनाते हो, ठीक है। इससे आपको अभी मैंने बताया कि कुछ इस तरह से लेयर है, इस तरह से लेयर है। क्या वाकई प्रोटीन का कंटिन्यूअस लेयर प्रेजेंट है ना, कंटिन्यूअस लेयर प्रेजेंट है, या लिपिड का कंटिन्यूअस लेयर प्रेजेंट है, ये है कैसे एक्चुअली में। तो इसको बढ़ा करके देखते हैं, तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में बताता है, इस तरह का स्ट्रक्चर देता है, ध्यान देंगे, इस तरह का स्ट्रक्चर देता है, ऐसे करके जो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखे जाने पर ऐसा करके है जो हमको मिला है स्ट्रक्चर। ऐसे करके नीचे भी ये लेयर बना रहे हैं, प्रोटीन का लेयर भी मैं नहीं बना रहा हूँ, यहाँ जो लेयर बना रहे हैं वो लेयर किसका है, लिपिड का लेयर है, ठीक है। ये हो गया लिपिड का लेयर, ठीक है। अब ध्यान देंगे कैसे, क्लियर है। अब ध्यान देंगे, यहाँ पे बनाना है इस तरह से, टेल इसमें बना देना है, जो फॉस्फोलिपिड है उसमें टेल इस तरह से बना देना है, इस तरह से बनाना है। ऐसा करके ठीक है, और इसमें ऊपर की ओर ऐसे। तो रूल ये है कि एक जो ये जो फॉस्फोलिपिड है, ये फॉस्फोलिपिड क्या होता है, एक दूसरे फॉस्फोलिपिड के एकदम 90 डिग्री पे रहता है, जितना ऊपर में जहाँ पे रहता है उतना ही नीचे रहता है, एक दूसरे से एकदम सीध में रहता है। लेकिन हैंडमेड है तो पूरा एग्जैक्ट नहीं बन पाएगा,
लेकिन हाँ समझ सकते हैं कि ये ऐसे रहता है, रूल्स जान सकते हैं कि कैसे रहता है। क्लियर है? तो इस तरह से प्रेजेंट है ये। अब यहाँ पे बीच बीच में क्या है, कहीं कहीं पे इस तरह का स्ट्रक्चर आपको मिल रहा है। एक्चुअली में दिस इज द प्रोटीन, इस तरह से प्रोटीन प्रेजेंट है। प्रोटीन इंटायरली हो सकता है या हाफ भी फिल हो सकता है। इस तरह से ये कंप्लीटली दिखाया, इस तरह से ऐसे करके। तो ये अब बन गया है सेल मेम्ब्रेन का फ्लूइड मोजाइक मॉडल, है ना। ये सेल मेम्ब्रेन का क्या बन गया, फ्लूइड मोजाइक मॉडल बन गया। ठीक है। अब यहाँ ध्यान देना है कि इसमें जो और प्रोटीन होता है वो किस तरह से रहता है। तो यहाँ पे ऊपर से प्रोटीन बने भरे रहते हैं, यहाँ पे प्रोटीन रहता है, ऊपर से प्रोटीन है, इधर भी प्रोटीन है, ये प्रोटीन लेयर है, इधर से प्रोटीन लेयर आपको मिलेगा इस तरह से, इस तरह से प्रोटीन लेयर आपको मिल रहा है। ठीक है। तो इससे पता चलता है कि इन इन फ्लूइड मोजाइक मॉडल, ठीक है, फ्लूइड मोजाइक मॉडल में ये दिख रहा है कि जो प्रोटीन है वो कंटिन्यूअस लेयर नहीं बनाता है, प्रोटीन जो है वो कहीं कहीं पे प्रेजेंट रहता है। लेकिन ध्यान देना है कि ये जो ऊपर में जो प्रोटीन प्रेजेंट है और ये जो नीचे में प्रोटीन प्रेजेंट है, ये एक्चुअली में दोनों सरफेस पे ही रहता है। बीच का पोर्शन ये है, ठीक है, बीच का पोर्शन ये है। तो ये वाला जो प्रोटीन है इसको भी एक्सट्रिंसिक प्रोटीन कहते हैं, एक्सटर्नल प्रोटीन कहते हैं, और ये वाला भी एक्सटर्नल प्रोटीन है, क्योंकि दोनों एक तो नीचे के सरफेस पे है और दूसरा ऊपर के सरफेस में, यानी दोनों ही सरफेस पे है। जो बीच में प्रेजेंट है वो इंटरनल प्रोटीन है, और यहाँ पे ये कंटिन्यूअस लेयर जनरली किसका है, तो लिपिड का है। तो इसलिए सिंगर एंड निकोलसन जिन्होंने दिया हुआ है फ्लूइड मोजाइक मॉडल, उसने बताया कि प्रोटीन आइसबर्ग इन द सी ऑफ लिपिड। प्रोटीन किस रूप में है, तो आइसबर्ग के रूप में है, किसमें, तो इन द सी ऑफ लिपिड, लिपिड के समुद्र में। ठीक है। ये जो प्रोटीन है वो आइसबर्ग के रूप में प्रेजेंट रहता है, यही चीज बताया उसने। ठीक है। अब इसको जो है समझना है, आगे लेवल करना है, समझना है क्या कैसे है जो। तो फ्लूइड मोजाइक क्यों, ठीक है, मोजाइक इसलिए हो गया क्योंकि ये एक तरह से सरफेस के रूप में बिछा हुआ है, इसके ऊपर में ये सरफेस के जैसा एकदम बनाता है, लेयर बनाता है, ऊपर में पूरी तरह से लेयर बना रहा है। और फ्लूइड इसलिए हो गया जनरली क्योंकि ये ना तो पूरी तरह से सॉलिड, क्योंकि ये केमिकल है, तो ना पूरी तरह से सॉलिड है ना पूरी तरह से लिक्विड है। और फ्लूइडिटी इसलिए, फ्लूइड मॉलिक्यूल, फ्लूइड नेचर इसलिए क्योंकि ये जो प्रोटीन आपको दिख रहा है ना, ये प्रोटीन फिक्स नहीं है। ये प्रोटीन दिख तो यहाँ पे रहा, लग रहा है कि फिक्स पोजीशन है, बट एक्चुअली में फिक्स पोजीशन नहीं है। ये प्रोटीन लैटरली मूव कर सकता है, ये प्रोटीन लैटरली मूव कर सकता है, ये प्रोटीन इधर भी आ सकता है, ये प्रोटीन इधर भी जा सकता है, यानी प्रोटीन मूवमेंट जो है इसमें लैटरली हो सकता है। और मूवमेंट तभी पॉसिबल है जब कोई फ्लूइड नेचर का हो, है ना। मूवमेंट तभी पॉसिबल हो सकता है जब कोई फ्लूइड नेचर का हो, तो ये फ्लूइड नेचर दिखाता है। इसीलिए बोलते हैं कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो क्वासी फ्लूइड कंसिस्टेंसी शो करता है। क्वासी फ्लूइड, नॉट हैविंग द सॉलिड लाइक स्ट्रक्चर, नॉट द लिक्विड लाइक स्ट्रक्चर, यानी न ये बह सकता है न ये पूरी तरह से सॉलिड है, यानी क्वासी फ्लूइड कंसिस्टेंसी मान सकते हैं इसको। ठीक है। जिसमें कोई चीज रुक भी सकता है अपने जगह पे और जरूरत के अनुसार से मूव भी कर सकता है। ठीक है। तो इस तरह से रहता है, दिस इज द फ्लूइड मोजाइक मॉडल। अब इसको थोड़ा लेवल कर दे रहे हैं। ठीक है। तो इसको आप कहते क्या हो, तो आपने इसको पढ़ा था, पोलर हेड इसको कहते हैं। और ये जो है ये क्या है, नॉन पोलर, नॉन पोलर टेल है। और एक्स कुल मिलाकर कह सकते हो तो ये क्या है, फॉस्फोलिपिड, फॉस्फोलिपिड लेयर हो गया। ठीक है। ये जो प्रोटीन है इसको इंटरनल प्रोटीन या इंटीग्रल प्रोटीन कह सकते हो, इंटीग्रल प्रोटीन या इंटरनल प्रोटीन, इंटीग्रल या इंटरनल प्रोटीन। और ये जो है इसको आप एक्सटर्नल प्रोटीन बोल सकते हो या पेरिफेरल प्रोटीन भी बोल सकते हो, एक्सटर्नल या
पेरिफेरल प्रोटीन इसको कह सकते हैं। ठीक है, बन गया फ्लूइड मोजाइक मॉडल। अब यहाँ ध्यान देना है, तो यहाँ पे नोट करना है हम लोग को पॉइंट वाइज। तो लिखना है फिगर के नीचे, इन 1972 in 1972 Singer and Nicholson proposed the most accepted model of cell membrane known as, क्या नाम से जानते हैं, क्या नाम से जानते हैं, फ्लूइड मोजाइक मॉडल। मॉडल तो और भी है, सैंडविच मॉडल है, लैमलर मॉडल या सैंडविच मॉडल, और यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल भी है, डैनियल डेवसन का, रॉबर्टसन का, इस तरह के मॉडल भी हैं। ठीक है, तो ये दिया गया है फ्लूइड मोजाइक मॉडल, किसने दिया, इन 1972 सिंगर एंड निकोलसन ने दिया हुआ है। क्लियर, इसको बना लिया आपने। अब थोड़ी सी बात आगे करते हैं। According to this model, cell membrane has quasi-fluid consistency, because protein can able to move lateral in lipid layer में ये मूव कर सकता है, प्रोटीन मूव कर सकता है। अब ध्यान देना, प्रोटीन present as iceberg in the sea of lipid, है ना, कहीं कहीं पे प्रेजेंट है, एक्सटर्नल और इंटरनल प्रोटीन के रूप में प्रेजेंट है। ठीक है, इसके बाद about 70% proteins are internal or integral and 30% are external और पेरिफेरल प्रोटीन। ठीक है, ये मॉडल दिया, आई बात समझ में, क्लियर है, फिगर दिख गया आप कि जो सेल मेम्ब्रेन हम लोग देखते हैं, बनाते हैं नॉर्मली, वो एक्चुअली में दिखता कैसा है।
बन गया? चलिए तो अब आगे समझते हैं। मिटा दो इसको। ध्यान दो गया। देखा नहीं? तो फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन कर लो। फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन से जुड़ा हुआ बहुत सारा चीज पढ़ना है इसमें, इसलिए कोई छोटा सा टॉपिक नहीं है ये, है ना। सेल मेम्ब्रेन, फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन कुछ कॉमन कर लेते हैं। तो सेल क्या कर सकता है, सेल मेम्ब्रेन क्या करेगा, ये सेल को एक डेफिनेट शेप प्रोवाइड करेगा। इंटरनल जो कंपोनेंट है सेल का उसको प्रोटेक्ट करने का काम करेगा। इवन कि आउटसाइड से इनसाइड मटेरियल को लाता है, इनसाइड से आउटसाइड रॉ मटेरियल को भेजता है। इवन से सेल के से जो सीलिया है, फ्लैजिला, इस तरह के जो प्रोजेक्शंस है वो भी रिलीज होते हैं। ठीक है, तो ये बहुत सारी बातें हैं इसमें, तो इसको नोट कर सकते हैं। तो इट प्रोवाइड definite shape to the cell, and it provide definite shape to the cell। सेकंड कह सकते हैं it protect internal contents of the cell। इसके बाद कह सकते हैं it separates external it separates cell from external environment। ठीक है, इसके बाद कह सकते हो it forms cilia flagella cilia flagella। ठीक है, cilia flagella फॉर्म करने का काम करता है। इसके बाद it allows some selective। अब ये जो बात हमने कहा था कि सेमी परमिएबल होता है, और यहाँ पे बात आ रही है सेलेक्टिवली परमिएबल, तो एक्चुअल नेचर जो होता है सेल मेम्ब्रेन का वो सेमी परमिएबल होता है इन केस ऑफ द डेड सेल। लेकिन लिविंग सेल के कंडीशन में, जब सेल लिविंग है, जब वो वर्क कर रहा है, तो उस समय उसका जो नेचर है वो कैसा हो जाता है, selectively permeable। It allows some selective substance to pass in and out of the cell, है ना। It allows some selective substance to pass in and out of the cell, so called, so it is considered as, as, selectively
सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, ये क्वेश्चन आता है। सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन क्यों कहते हैं सेल मेम्ब्रेन को? तो क्लियर हो गया, 5 फंक्शन इधर बन गया। चलिए मिटा दो इसको। अब हम लोग करने वाले हैं जो एक्चुअल जो है इसमें समझना। टॉपिक बनाएंगे ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन, ये सेल मेम्ब्रेन से कोई मटेरियल्स को पास करना है। सेल मेम्ब्रेन से मटेरियल्स को पास करना है, सेल के अंदर ले जाना है, सेल से बाहर आना है। तो ये चीजें अब कैसे होगी तो उसको समझिएगा। क्या होता है पहले, ट्रांसपोर्ट क्या होता है ना। ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन क्या है, तो यहाँ पे नोट कर लेते हैं हम लोग। द मूवमेंट ऑफ द मूवमेंट ऑफ द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, कोई भी मॉलिक्यूल्स, वाटर मॉलिक्यूल्स हो या अदर कोई मॉलिक्यूल्स हो। द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम, ठीक है, द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स टू एंड फ्रॉम टू एंड फ्रॉम टू एंड फ्रॉम द सेल टू एंड फ्रॉम द सेल वाया सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के थ्रू आएगा जाएगा ना। द मूवमेंट ऑफ molecules to and from the cell via cell membrane is called transport across cell membrane। सेल मेम्ब्रेन से पास कर रहा है ना, इसलिए डेफिनेशन बना दिया। तो सबसे पहले आप पॉइंट बनाते हैं कि यहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है ये एक्चुअली में ट्रांसपोर्ट है क्या, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट क्या है, ट्रांसपोर्ट क्या है, ठीक है। तो ये ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन ये दो तरीके का है। अब इसको शॉर्ट कर देते हैं। ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन is of two types। ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन इज ऑफ टू टाइप्स। आ जाएगा समझ में, ठीक है। ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन, ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन, क्योंकि सेल अलग है मेम्ब्रेन अलग है, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन इज ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट इज पैसिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट। टॉपिक बनाएंगे पैसिव ट्रांसपोर्ट। अब ये पैसिव क्या होता है, पैसिव का मतलब होता है निष्क्रिय, ऐसा ट्रांसपोर्ट जिसमें एनर्जी खर्च ना करना पड़ रहा, एनर्जी खर्च ही नहीं हो रहा। तो जैसे होता है ना, कभी हम लोग क्या करते हैं, एरोप्लेन की सवारी भी करते हैं। तो बताओ जरा, एरोप्लेन की सवारी करोगे तो बिना टिकट के एरोप्लेन में जा सकते हो क्या?
पॉसिबल नहीं है। बिना टिकट के आप जो है एंट्री कर पाएंगे? हमें नहीं लगता है कि एंट्री कर पाओगे। इतना ज़्यादा सिक्योरिटी रहता है कि बिना टिकट तो सवारी करना मुश्किल है। लेकिन क्या ट्रेन में कर सकते हैं? बिना टिकट सवारी आप जो है ट्रेन में जरूर कर सकते हैं, लेकिन है सिक्योरिटी यहाँ भी है, लेकिन उतनी कड़ी सिक्योरिटी नहीं होती। तो बात वही है कि हम जो ट्रांसपोर्ट करने वाले हैं, हमारा जो ट्रांसपोर्ट होने वाला है, बस यही कंडीशन है यहाँ पे। सेल के अंदर बाहर कोई मटेरियल है और सेल के अंदर उस मटेरियल को ले जाना है। तो ये चीजें हैं कि अब ये जो मटेरियल है सेल के अंदर आना जरूरी है, लेकिन आएगा कैसे? तो अब डिपेंड करता है कि इसका अमाउंट इधर ज्यादा है कि इधर ज्यादा है। ठीक है, इफ द मटेरियल, जनरली कहते हैं अगर अमाउंट ऑफ मटेरियल आउटसाइड द सेल ज्यादा है और इनसाइड द सेल कम है, तो बेसिकली क्या होता है, जब ज्यादा है तो कम की ओर आसानी से आ जाता है। इसको कोई फोर्स लगा, मतलब किसी तरह से आप कह सकते हो कि कोई किसी भी तरह का एनर्जी का यहाँ पे खर्च नहीं होता है, बिना किसी एनर्जी खर्च के आसानी से आ जाता है। ठीक है, जैसे मान लो जैसे मान लेते हैं कि आपके पास, पैसे की बात छोड़ दो, पैसे की बात नहीं करते, है ना। यहाँ पे हम आपकी बात कर लें, अगर आपके पास कोई खाने की सामग्री है, कोई खाने वाली चीज है, अभी के समय में क्या आ रहा है, अभी नियरेस्ट, अभी किसका मौसम आने वाला है, कौन सा फल आने वाला है? आम आने वाला है। घर में आम आया एक भी दिन? आया? तो तो आया तो गुठली मिला है कि फ्लेसी पोर्शन मिला? गुठली मिला। हमें लग रहा है कि आया होगा तो क्रिटिकल कंडीशन होगा घर में अभी। क्रिटिकल क्या होगा, मतलब एकदम सावधानी से, काट रहे हैं, दे रहे हैं ना, कल परेशान है ना, सबको मिलेगा, आम कटेगा और सब में बटेगा, है ना। तो हाँ, तो ये कंडीशन इसलिए हो गया ना कि अभी जो कॉन्सेंट्रेशन है मैंगो का, वो क्या है, अमाउंट क्या है, कम है। मिडिल आ जाए, धीरे धीरे समय बीत जाएगा, आम सस्ता हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा आना शुरू हो जाएगा, तो क्या यही रोक टोक आपको रहेगा आगे भी कि नहीं रहेगा? नहीं रहेगा। सिंपल बात है, नहीं रहेगा, क्योंकि जब कॉन्सेंट्रेशन किसी अमाउंट का ज्यादा होता है, अमाउंट ऑफ, अगर किसी चीज का कॉन्सेंट्रेशन अगर ज्यादा हो गया, अमाउंट ज्यादा हो गया, तो ऑटोमेटिकली क्या होता है कि वो चीजें हमें मतलब बिना किसी लड़ाई झगड़े, बिना खुशामद किए हमको आसानी से मिल जाता है। तो क्या हुआ, कम से कम अगर अभी कम अगर आ रहा है कोई सामान और उसको आपको, उनसे आपको लेना है, तो आप खुशामद करते हो ना, तो खुशामद करना भी तो एक तरह से कुछ लगाना हुआ, इफर्ट हुआ कि नहीं, कोई इफर्ट लगाना। लेकिन इस केस में जब कॉन्सेंट्रेशन काफी ज्यादा हाई हो एक तरफ और एक तरफ काफी कम हो, तो ऐसे में क्या करते हैं, कोई इफर्ट नहीं लगाना पड़ता, कोई एनर्जी नहीं लगानी पड़ती है, और कोई भी सब्सटेंस एक तरफ से दूसरी तरफ ट्रांसफर हो जाता है, मूव कर जाता है, या कोई चीज हमारे पास जो ज्यादा है वो हम किसी को दे देते हैं। अच्छा, जैसे मान लेते हैं कि सुबह सुबह जब घर में झाड़ू लगता है, नहीं, झाड़ू लगता है ना घर में जी, तो जो कचरा, हाँ, जो कचरा निकलता है, ऐसा तो नहीं कि डेली झाड़ू लगता है तो कचरा बहुत निकलता होगा, तो थोड़े थोड़े कचरे निकलते हैं, तो ऐसा कभी लगा कि थोड़ा कचरा है इसको रख लो? क्या करते हैं, उसको फेंक देते हैं, थोड़ा हो या ज्यादा उसको फेंकते हैं। अब थोड़ा ही है, थोड़ा सा कचरा है, फिर भी हम उसको फेंक रहे हैं, क्यों फेंक रहे हैं? क्योंकि ये थोड़ा ही हमारे लिए क्या है, बेकार है, वेस्ट है। ठीक है, तो उसके अनुसार से हम उसको फेंक देते हैं, तो क्या हुआ, फेंकने में खर्च लगा। लेकिन अब सोचो, अब कचरा और भी तरह का होता है, जैसे मान लिया कि कचरा है, आपके पास कॉपी है, कलम है, बहुत सारी चीजें हैं, प्लास्टिक है, बोतल है, बहुत सारा चीज हो, इस तरह से कॉपी, रद्दी जिसको कहते हैं, रद्दी कागज बहुत सारा है, रफ कॉपी बहुत सारे हैं आपके पास, बहुत पुराने पुराने बुक हैं, पेपर है, इसको भी फेंक देते हो ऐसे ही कचरे के रूप में? नहीं फेंक, क्योंकि इसका कंसंट्रेशन क्या है, इसका कंसंट्रेशन है तो ज्यादा, लेकिन हम किसी को दे नहीं सकते हैं, क्योंकि ये यूज वाली चीजें हैं। अब यूज वाली चीजें किसी को अगर देनी है तो आप उससे क्या लेते हो, पैसे लेते हो।
तो कोई ना कोई एनर्जी आपको दिया तब ना आप उसको ट्रांसफर किए वो चीज को, तो इस तरह से क्या हुआ, एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो जाता है। तो कॉन्सेंट्रेशन हाई हो तो यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे पैसिव ट्रांसपोर्ट का डेफिनेशन अब समझा जा सकता है, लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता है? क्या समझ में आया अभी तक की, क्या समझ में आया? तो क्या हो जाएगा, इसका डेफिनेशन हो जाएगा द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल, द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल, द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम इट्स हायर, ये बहुत ध्यान रखने की जरूरत है, फ्रॉम इट्स हायर concentration, from its higher concentration, है ना, the movement of molecule from its higher concentration एक मिनट, ऐसे करके लिखोगे, the movement of molecules, the movement of molecules across, ऐसे करके लिखना पड़ेगा इसको, the movement of molecules across cell membrane, across cell membrane, across cell membrane occurs without expenditure या expense, without expenditure of energy, without expenditure of energy is called passive transport, passive transport, passive transport, ठीक है, आई बात समझ में? तो बिना एनर्जी खर्च किए अगर आप ट्रांसपोर्टेशन कर पा रहे हो तो उसको कहते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। और पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है दो तरीके का, इट इज ऑफ, ये ऐसे लिख सकते हैं, एक और चीज यहाँ पे, इट डिपेंड्स अपॉन, इट डिपेंड्स अपॉन कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, किसका किधर अमाउंट है उसके अनुसार से, इट डिपेंड्स अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। एनी प्रॉब्लम? अब यहाँ पे कर सकते हैं, इट इज ऑफ टू टाइप, ए में लिख सकते हो डिफ्यूजन, डिफ्यूज, डिफ्यूज, ठीक है, क्लियर है, बात समझ में आ रही है? अब ये डिफ्यूजन को अगले दिन हम लोग करेंगे, डिफ्यूजन है, ऑस्मोसिस है ना, इंडोसाइटोसिस है, बल्क ट्रांसपोर्ट है, ठीक है, इसके साथ साथ फिर पढ़े हम लोग क्रीनेशन है, प्लाज्मोलाइसिस है, बहुत सारा टर्म है इससे जुड़ा हुआ, फिर टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन है, सॉल्यूशन है, ये सभी पढ़ना है, ठीक है।